हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा 21st लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकारियोट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रोकारियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को पढ़ा था, तो आज हम यूकारियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को देखते हैं, क्या रहती है, ये किस तरीके से होगी। तो अगर हम बात करें यूकारियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की, तो बैक्टीरिया हैव ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज व्हाइल ऑल यूकारियोट्स हैव एटलीस्ट 3 डिफरेंट पॉलीमरेज। अब जो हमने बैक्टीरिया के केस में देखा था, वहां पे हमारा सिर्फ एक ही पॉलीमरेज एंजाइम होता था, आरएनए पॉलीमरेज, जो कि सभी टाइप के जो हमारे आरएनए होते हैं, जैसे कि हमारा एमआरएनए है या फिर हमारा टीआरएनए है या फिर आरआरएनए है, तो उन सभी आरएनए की सिंथेसिस कौन करवा था? एक अकेला यही आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन अगर हम बात करें यूकारियोट्स के लिए, तो वहां पे हमारे डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमरेज रहते हैं, जैसे कि हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3। ये तो हमारे सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेंगे, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर हमारे आरएनए पॉलीमरेज 4 और पॉलीमरेज 5 भी मिलते हैं। ठीक है, और उसके हमने फंक्शन पहले भी आपको ऑलरेडी बता रखे हैं कि जो हमारा पॉलीमरेज 1 होता है वो हमारा आरआरएनए की सिंथेसिस करता है, एक्सेप्ट सिर्फ 5s आरएनए की सिंथेसिस कौन कराता है? आरएनए पॉलीमरेज 3। जो हमारा पॉलीमरेज 2 होता है वो एमआरएनए, एसएनआरएनए, एमआईआरएनए, स्नो आरएनए और टेलोमेरेज आरएनए की सिंथेसिस करवाता है। और अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज 3 की, तो ये 5s आरएनए की तो सिंथेसिस करवाएगा ही, उसके अलावा ये हमारी टीआरएनए की सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट पॉलीमरेज होगा वो एमआरएनए, सेकंड वाला हमारा जो हमारा फर्स्ट वाला होगा वो करवाएगा हमारा आरआरएनए की सिंथेसिस, जो सेकंड वाला होगा वो कराएगा एम की, और जो हमारा थर्ड वाला होगा वो करवाता है टीआरएनए की सिंथेसिस। उसके अलावा जो हमारा पॉलीमरेज 3 होता है वो U6 SNRNA, 5 SL आरएनए और 5 KL आरएनए की भी सिंथेसिस करवाता है। और अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज 4 और 5 की, जो कि हमें सिर्फ प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, वो करवाता है हमारा SI आरएनए की सिंथेसिस। ठीक है, बैक्टीरिया हैव ओनली वन इनिशिएशन फैक्टर व्हाइल in eukaryotes several initiation factors are found. In eukaryotes these factors are called general transcription factor. जब हमने बैक्टीरिया के अंदर इनिशिएशन फैक्टर्स देखे थे, तो वहां पे हमारा सिर्फ एक इनिशिएशन फैक्टर था, वो था हमारा सिग्मा फैक्टर। ठीक है, जो हमारा पॉलीमरेज था उसको डीएनए के साथ बाइंड करने में हमारा काम आ रहा था। लेकिन अगर हम बात करें यूकारियोट्स के अंदर, तो उनके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग इनिशिएशन फैक्टर देखने को मिलते हैं, और जो ये हमारे इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं उनको हम जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, in eukaryotes, transcription by RNA polymerase 2 is the most studied among all polymerases. अब अगर हम बात करते हैं यूकारियोट्स के लिए, तो उनके अंदर हमने बताया ना हमारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे पॉलीमरेज रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टडी की गई है वो हमारी आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए की गई है। और जो हम प्रोसेस भी देखेंगे ना आगे, वो हम आरएनए पॉलीमरेज 2 के कंसर्न में देखेंगे। ठीक है, in eukaryotes more accurate transcription initiation by polymerase 2, a core promoter of about 40 to 60 nucleotide is required. अब जैसे कि हमने प्रोकारियोट्स के अंदर देखा था, वहां पे हमारा एक प्रमोटर होता था जहां से हमारी प्रोसेस को स्टार्ट होना था, यानी कि जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस थी वो स्टार्ट होती थी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारे यूकारियोट्स होते हैं वहां पे भी हमें एक कोर प्रमोटर देखने को मिलता है, जिसका सीक्वेंस हमारा कितना होता है? 40 टू 60 न्यूक्लियोटाइड्स का, और ये हमारा एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी होता है। This core promoter can be extended either downstream or upstream from the transcription initiation site. अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, तो वहां पे हमारा जो प्रमोटर होता था वो हमारा किस डायरेक्शन में मिलता था? अपस्ट्रीम में ही। ठीक है, लेकिन अगर हम यूकारियोट्स की बात करें, तो वहां पे हमारा जो कोर प्रमोटर होगा वो हमारा डाउनस्ट्रीम भी हो सकता है और अपस्ट्रीम भी हो सकता है। डिफरेंट डीएनए एलिमेंट आर फाउंड इन द स्टार्ट साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब जैसे कि हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर भी देखे थे कि वहां पे हमारे अलग अलग डीएनए एलिमेंट्स थे जो कि हमारे ट्रांसक्रिप्शन के लिए हेल्पफुल थे, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे यूकारियोट्स के अंदर अलग अलग टाइप के हमारे डीएनए एलिमेंट रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रक्चर में, यहाँ पे हमारा बीआरई एक हमारा डीएनए एलिमेंट हो गया, एक हमारा यहाँ पे टाटा एलिमेंट हो गया, एक हमारा आईएनआर है, एक हमारा डीसी हो गया और डीपी हो गया। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग टाइप के डीएनए एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, रिकॉग्निशन एलिमेंट, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में बीआरई लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे बीआरई हो गया। ठीक है, ये हमारा किसके लिए बाइंडिंग साइट रहता है? ये हमारा होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो हमारे टीएफ है ना, टीएफ हमारा क्या किसके लिए होगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए। ठीक है, ये 2 हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये जो हमारा प्रोटीन होगा ना, या फिर ये जो हमारा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा वो किस पॉलीमरेज के लिए होगा? पॉलीमरेज 2 के लिए। ठीक है, और जो हमारा ये बी है, ये हमारा पर्टिकुलर किसी टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमारे और भी टाइप के हमने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर शो किए हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा हो गया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। ठीक है,
तो ऐसे हमारे अलग अलग टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रहते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के अंदर हमारे हेल्पफुल रहते हैं। तो उसके अलावा हमारे दूसरे एलिमेंट कौन से होते हैं, एक होता है हमारा यहाँ पे टाटा एलिमेंट, ठीक है, या फिर इसको हम टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। एक हमारा होता है यहाँ पे इनिशिएटर, यहाँ से हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी वो हमारी इनिशिएट होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे क्या हो गया, इनिशिएटर हो गया, ठीक है। और इसी के अंदर हमारा +1 साइट है, क्योंकि यहाँ पे एक ये हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -2 से +4 में, यानी कि जो हमारा +1 होगा वो इन्हीं के बीच में होगा, तो इजीलिए इसको हमने क्या नाम दिया है, इनिशिएटर। उसके अलावा यहाँ पे होते हैं डीपीई, डीसीई और एमटीई। अब जो हमारे ये डीपीई, डीसीई और एमटीई होते हैं ना, ये हमारे डाउनस्ट्रीम पोजीशन पे मिलते हैं हमें, ठीक है, यानी कि हमारे जो +1 साइट होगी उसके राइट साइड में। अब उसके बाद ए पर्टिकुलर प्रोमोटर हैज सम सबसेट ऑफ दिस एलिमेंट। अब यूं नहीं है कि हमारे यहाँ पे जितने हमने एलिमेंट दिखाए हैं ना वो हर एक प्रोमोटर के अंदर में मिलेंगे, बस इनके हमारे कुछ सबसेट्स मिलेंगे, यानी कि किसी के अंदर हमारे ये दोनों हो जाएंगे, किसी के अंदर हमारे ये दोनों हो जाएंगे, तो वो हमारे अलग अलग टाइप के सबसेट्स बन जाएंगे। उसके बाद अपस्ट्रीम ऑफ टू द कोर प्रोमोटर सम सीक्वेंस एलिमेंट आर फाउंड called regulatory sequence. These sequences are required for the efficient and accurate transcription. These elements include promoter proximal element, upstream activator sequence, and enhancer, and a series of other elements called silencer, boundary elements, and insulator. अब जैसे कि ये तो हमारे क्या हो गए, डीएनए एलिमेंट्स हो गए हमारे जो कोर प्रोमोटर के अंदर मिलते हैं। अब उसके अलावा हमारे अपस्ट्रीम पोजीशन के, यानी कि हमारे इसके भी हमारे लेफ्ट तरफ क्या मिलेंगे, हमें अलग अलग टाइप के और भी फैक्टर में देखने को मिलते हैं जिनको कि हम रेगुलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं। और वो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, वे हमारे होते हैं जैसे कि प्रोमोटर प्रोक्सिमल एलिमेंट, अपस्ट्रीम एक्टिवेटर सीक्वेंस, इनहेंसर या फिर साइलेंसर, बाउंड्री एलिमेंट और इंसुलेटर। ये हमारे अलग अलग टाइप के रेगुलेटरी सीक्वेंस होंगे। और ये वाले हमारे किस में आएंगे, ये हमारे कोर प्रोमोटर के अंदर जो हमारे डीएनए एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। और जो ये हमारे रेगुलेटरी सीक्वेंसेस रहते हैं ना, ये हमारे किसके लिए जरूरी होते हैं, ये एफिशिएंट और एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी रहेंगे। उसके बाद these element help or hinder the transcription process from the core promoter। अब जो ये हमारे रेगुलेटरी सीक्वेंसेस थे ना, ये हमारे किसके अंदर काम कर सकते हैं, या तो ये हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ना उसको हिंडर कर सकते हैं, यानी कि उसको इनिबिट कर सकते हैं, या फिर उसको प्रमोट कर सकते हैं। दोनों टाइप के होंगे। जैसे कि अब यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारे साइलेंसर है या फिर जो हमारे इंसुलेटर होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को हिंडर करेंगे, और जो हमारे बाकी के हैं वो हमारे क्या करते हैं, उसको प्रमोट करेंगे। अब जो हमारे यहाँ पे डीएनए एलिमेंट्स हमने बताए थे, अब यहाँ पे हमारे कौन कौन से डीएनए एलिमेंट थे, एक हमारा जैसे यहाँ पे बीआरई है, एक हमारा टाटा बॉक्स हो गया, ठीक है, डीसी हो गया, आईएनआर हो गया। तो उनके अगर हम यहाँ पे कौन से सीक्वेंस देखें, तो जैसे कि हमारा जो बीआरई एलिमेंट है उसके लिए हमारा कौन से सीक्वेंस यहाँ पे क्या है, जीसी, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो पहली पोजीशन है वहां पे हमारा जी भी हो सकता है या फिर हमारा सी भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड पोजीशन के ऊपर भी हमारा सेम वही है कि यहाँ पे हमारा जी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। थर्ड के लिए भी यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जी भी हो सकता है या फिर ए होगा, यानी कि सिर्फ प्यूरी नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या होते हैं, सी जी सी सी, ठीक है। और ये हमारा किस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स का अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस देखें तो ये हमारा क्या होता है, टी ए टी ए। अब ये हमारे चार तो क्या हो गए, टी ए टी ए टी ए टी ए। देन उसके बाद फिफ्थ पोजीशन के ऊपर हमारा या तो ए मिलेगा हमें या फिर टी मिलेगा, यानी कि हमें एडेनिन भी मिल सकता है या फिर हमारा थाइमिन भी मिल सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे फिर से हमारा एक ए आएगा, और उसके बाद लास्ट पोजीशन के ऊपर भी हमारा या तो एडेनिन होगा या फिर थाइमिन होगा, ठीक है। और इसके साथ कौन बाइंड करता है, टीबीपी। टीबीपी क्या होता है, ये होता है हमारा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। जैसे कि नाम से ही हमारा कंफर्म हो गया, ये हमारा किसके ऊपर बाइंड करता है, टाटा बॉक्स के ऊपर, ठीक है। और इसको हम टाटा बॉक्स भी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो सीक्वेंस होते हैं ना उसके अंदर हमारे क्या मिलते हैं, थाइमिन और एडेनिन। तो अगर हम इसको सिंगल फॉर्म में लिखे तो ये हमारा क्या होगा, थाइमिन एडेनिन थाइमिन एडेनिन। तो इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा होता है इनिशिएटर, जिसका सीक्वेंस क्या होगा, सी और टी या फिर सी और टी दोबारा, ठीक है। उसके बाद ए, देन उसके बाद एन। एन का मतलब क्या होगा कि हमारे यहाँ पे कोई भी बेस हो सकता है। देन उसके बाद टी और ए में से कुछ हो सकता है, या फिर हमारा सी और टी। देन उसके बाद लास्ट पोजीशन पे भी हमारा सी और टी में से कुछ भी हो सकता है। और इसके साथ हमारा कौन सा ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट करेगा, वो हमारा होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे डीपीई, जिसका सीक्वेंस होगा ए और जी, या फिर पहले हमारा ए जी, फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन के ऊपर जी, देन उसके बाद ए या फिर टी मिल सकता है हमें, देन उसके बाद सी जी टी जी, ठीक है। और इसके साथ कौन सा ट्रांसक्रिप्शन बाइंड करेगा, वो करेगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी। अब उसके बाद अब हम बात करते हैं जो हमारी यूकारियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है ना, वो हमारे किस तरीके से प्रोसीड करेगी।
अब हमें पता है कि जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन होते हैं उसके अंदर हमारे 3 मेजर स्टेप होते हैं। पहला हमारा यहाँ पे होता है इनिशिएशन। तो अगर हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड पॉलीमरेज बाउंड टुगेदर एट द प्रोमोटर एंड पोइज्ड फॉर इनिशिएशन आर कॉल्ड प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब जो हमारा यहाँ पे पॉलीमरेज होता है और कुछ हमारे यहाँ पे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे। हमने बताया था ना, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हमारे क्या होते हैं, वे फैक्टर जो कि हमारी इनिशिएशन प्रोसेस के अंदर हेल्पफुल होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा प्रोकार्योट्स के अंदर क्या होता था, सिग्मा फैक्टर होता था। तो यहाँ पे हमारे अलग अलग टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देखने को मिलते हैं और उन सभी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे कंबाइन फॉर्म में जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो जो हमारा जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है और पॉलीमरेज होगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यानी कि जब हमारी प्रोसेस इनिशिएट होगी ट्रांसक्रिप्शन की, उससे पहले जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। दिस जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हेल्प्स पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर एंड मेल्ट द डीएनए। अब अगर हम बात करें प्रोकार्योट्स के लिए, तो वहां पे हमारा जो फैक्टर होता था वो हमारा कौन सा होता था, सिग्मा। और सिग्मा का हमें फंक्शन पता ही था, सिग्मा हमारा क्या करवाता था, जो हमारा पॉलीमरेज होता है उसकी डीएनए के साथ बाइंडिंग करवाएगा। तो इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे भी जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे वो क्या करवाएंगे, जो हमारा पॉलीमरेज होगा उसको प्रोमोटर साइट के ऊपर बाइंड करवाएंगे और जो हमारा डीएनए वहां पे है उसको मेल्ट करवाएंगे, ताकि वहां से हमारी जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की वो स्टार्ट हो सके। देन उसके बाद टाटा एलिमेंट इज द साइट प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब जहां पे हमारा टाटा एलिमेंट होता है, ठीक है, वहां पे हमारा जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होगा उसकी फॉर्मेशन होती है। अब यानी कि जो हमारा टाटा बॉक्स होगा ना, वहां पे हमारे जितने भी ये एंजाइम होंगे या फिर हमारा जो अलग अलग फैक्टर होंगे वे सभी आके यहाँ पे बाइंड करेंगे। द टाटा एलिमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। अब जो ये हमारा टाटा बॉक्स होता है ना, उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, जैसे हमने पीछे बताया ना, उसके लिए हमारा कौन सा होता है, टीबीपी। ठीक है, और ये टीबीपी हमारा किससे होता है, ये हमारा बना होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का। यानी कि हमारे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D होता है उसके हमारे अलग अलग सब यूनिट होते हैं और उसी में से एक सब यूनिट हमारी होती है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो जो हमारा टाटा बॉक्स होगा उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। Transcription factor 2D is a multi-subunit complex. The component of transcription factor 2D that binds to the टाटा डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड टाटा बाइंडिंग प्रोटीन या फिर टीबीपी। ठीक है, अब जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का पोर्शन होगा या फिर हमारे जो सब यूनिट होगी जो कि हमारा टाटा बॉक्स के रिकॉग्नाइज करेगी और उसके साथ जाके बाइंड करेगी, वो हमारी कौन सी होती है, टीबीपी या फिर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये हमारा क्या हो गया, एक टाटा बाइंडिंग सॉरी टीएफ 2D हो गया। ठीक है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D हो गया। अब इसके अंदर हमारी एक सब यूनिट क्या होती है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि हमारे टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करेगी और उसके साथ जाके वहां पे बाइंड कर लेती है। ठीक है, अब उसके अलावा जो हमारी बाकी सब यूनिट होती है ना, वो हमारी क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन एसोसिएट सॉरी टीबीपी एसोसिएटेड फैक्टर। अब ये क्या है, जैसे कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D था उसमें हमारी एक सब यूनिट तो कौन सी थी, टीबीपी, यानी कि हमारा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। और जो हमारी बाकी की सब यूनिट होती है ना, उन सभी को हम क्या कहते हैं, टीबीपी एसोसिएटेड फैक्टर या फिर टीएएफ। यानी कि ये हमारे किसके अंदर काम आएंगे, जो हमारा यहाँ पे टीबीपी है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है। अब जैसे ये हमारा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन हो गया, ठीक है, ये पर्टिकुलर, और यहाँ पे हमारा क्या है, टाटा बॉक्स हो गया। तो इन दोनों की जो हमारी बॉन्डिंग होगी उसको इनहेंस कौन करता है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर या फिर टीबीपी एसोसिएटेड फैक्टर टीएएफ। Thus, transcription factor 2D is a critical factor in promoter recognition and pre-initiation complex establishment. Upon binding DNA, TBP extensively distort the data sequence, which provide a platform to recruit other general transcription factor and polymerase itself to the promoter. अब जो हमारा यहाँ पे TBP होता है, वो जैसे ही हमारा टाटा बाइंडिंग टाटा बॉक्स के साथ यहाँ पे बाइंडिंग शो करेगा, तो उससे क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे डीएनए होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टोर्ड हो जाएगा। और डिस्टोर्ड होने की वजह से जो हमारे दूसरे फैक्टर्स है वो यहाँ पे रिक्रूट होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अदर जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर असेंबल इन द फॉलोइंग ऑर्डर, टी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F टुगेदर विद पॉलीमरेज, एंड देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। अब यहाँ पे जो हमारे ये डिफरेंट टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रहते हैं वे हमारे किस ऑर्डर में होते हैं, पहले तो यहाँ पे हमारा कौन सा आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D आ गया। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ पे आता है, एक हमारा हो गया D, देन उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा A, देन उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, देन उसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारे F, और फिर उसके बाद E, और फिर आएगा हमारा यहाँ पे H। ठीक है, ये हम देखते हैं आगे किस किस टाइप में हमारे कौन कौन से किस तरीके से रिक्रूट होते हैं। अब उसके बाद प्रोमोटर मेल्टिंग इन यूकार्योट्स रिक्वायर हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी एंड इज मेडिएटेड बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H।
अब यहाँ पे जो हमारा डीएनए की मेल्टिंग होगी उसमें हमारा कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच। ठीक है, अब जो ये हमारा मेल्टिंग होती है उसके अंदर हमारी यहाँ पे एटीपी कंज्यूम होगी। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वहां पे हमारी कोई भी एटीपी कंज्यूम नहीं हो रही थी। ठीक है, बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे अलग अलग टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे वे हमारे किस तरीके से उनके पर्टिकुलर फंक्शन रहते हैं। As we have studied, transcription factor D is consist of two subunit, data binding protein and TF. TBP uses an extensive region of beta sheets to recognize the minor group of data element. जो हमारा टीबीपी होता है ना वो हमारा डाटा बॉक्स को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करता है, वो करेगा हमारा माइनर ग्रुप के थ्रू। ठीक है, टीएफ्स की अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर बात करें तो इसमें क्या होता है, टीबीपी इज एसोसिएटेड विद 10 टीएफ्स। Out of all these, one TF binds to the initiator element and other with the downstream promoter element. TF have structure homology with histone proteins. अब जो हमारे यहाँ पे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं उसमें हमारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि हमारा जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होता है ना वो हमारे 10 अलग अलग टीएफ्स के साथ बाइंड होता है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के टीएफ्स होते हैं उनमें से हमारा एक जो टीएफ होगा वो क्या करता है, इनिशिएटर एलिमेंट के साथ जाके बाइंड करेगा। ठीक है, और जो हमारा दूसरा यहाँ पे टीएफ होता है वो क्या करता है, जो हमारे डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट्स थे उनके साथ जाके वहां पे बाइंड करता है। और अगर हम यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चरल होमोलॉजी देखें तो वो किसके साथ होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ। जैसे कि हमारे जो हिस्टोन प्रोटीन काम करते हैं ना उसी तरीके से हमारा टीबी जो टीएफ्स होंगे वे भी हमारे उसी तरीके से काम करते हैं। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए। ये क्या करता है, इट स्टेबलाइज बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी एंड टीबीपी टू द प्रोमोटर। अब जो हमारा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए होता है वो क्या करवाता है, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी था जो कि हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आना है अभी। ठीक है, एक तो यहाँ पे उसको रिक्रूट करेगा। ठीक है, और साथ में जो हमारा यहाँ पे टीबीपी ऑलरेडी प्रेजेंट है उसकी प्रमोटर के साथ यहाँ पे बाइंडिंग को इनहेंस भी करेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी। अब यहाँ पे आपको ना सीक्वेंस याद रखना है, पहला हमारा कौन सा आया था, डी आया था जिसके हमारे यहाँ पे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और हमारे टीएफ्स थे। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है डी, देन उसके बाद हमने देखा ए क्या करता है, ये जो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड हो चुका है, एक तो जो उसकी एसोसिएशन होगी उसको और भी ज्यादा इनहेंस करेगा और साथ में ही जो हमारा नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आना है जो कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी होता है उसको भी यहाँ पे प्रोमोटर साइड पे रिक्रूट करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी की बात करें तो ये क्या करता है, इट एंटर्स द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आफ्टर टीबीपी। ये हमारा किसके बाद यहाँ पे बाइंड करता है, टीबीपी के बाद। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद दिस प्रोटीन अपीयर्स टू ब्रिज द टाटा बाउंड टीबीपी एंड पॉलीमरेज। जो हमारा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी भी होता है ना उसका भी हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए की तरह काम रहेगा। ये क्या करता है, जो हमारा टाटा बाउंड टीबीपी है और पॉलीमरेज है उन दोनों के यहाँ पे बाइंड करके रखेगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ। ये क्या करता है, दिस प्रोटीन फैक्टर एसोसिएटेड विद पॉलीमरेज 2 एंड इज रिक्रूटेड टू द प्रोमोटर टुगेदर विद दैट एंजाइम। अब जो हमारा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ होता है ना वो क्या करता है, वो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम को जो हमारी प्रमोटर साइट है जैसे कि ये प्रमोटर साइट होगी वहां पे रिक्रूट करेगा। ठीक है, और उसी के साथ ही आएगा, यूं नहीं है कि हमारा ये अलग आएगा, जो हमारा यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम होगा ये उसी के साथ ही आता है, यानी कि उसके साथ ये बाइंड रहेगा। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ स्टेबलाइज दैट डीएनए टीबीपी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी कॉम्प्लेक्स एंड इज रिक्वायर्ड बिफोर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच आर रिक्रूटेड टू द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब जो हमारा यहाँ पे मैंने बताया ना अभी कि जो हमारा टी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ होता है वो हमारा किसके साथ ऑलरेडी बाइंडेड होता है, पॉलीमरेज एंजाइम के साथ। ठीक है, और ये फर्दर क्या करेगा, जब हमारा यहाँ पे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पे ये आ जाएगा तो ये हमारा जो नेक्स्ट हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे जैसे कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई है और एच है उनको यहाँ पे रिक्रूट करेगा। तो अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस की बात करें तो वो हमारा अभी तक क्या था, पहले हमारा डी, देन उसके बाद ए, देन उसके बाद बी आया था। ठीक है, और अब यहाँ पे हमारा कौन सा ऐड हो गया, एफ हो गया। अब एफ हमारा क्या कर रहा है, जो हमारे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सेस होंगे जो हमारे फैक्टर्स होंगे उनको यहाँ पे रिक्रूट करेगा। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E। अब ये क्या करता है, इट बाइंड्स आफ्टर दैट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ एंड हैज रोल इन रिक्रूटमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच। अब यहाँ पे हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई आ गया था ना उसके बाद हमारा यहाँ पे कौन सा आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये हमारा जो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड हो चुका है उसको एक तो यहाँ पे प्रमोट करेगा। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे इसकी बाइंडिंग होगी डीएनए के साथ उसको प्रमोट करेगा और नेक्स्ट जो हमारा पॉलीमरेज फैक्टर आना है उसको भी ये क्या करता है, रिक्रूट करेगा। ठीक है, अब लास्ट में हमारा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है एच। ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द एटीपी डिपेंडेंट ट्रांजिशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स टू द ओपन कॉम्प्लेक्स। इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर।
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच मेडिएट द प्रोमोटर मेल्टिंग। अब जो डीएनए की मेल्टिंग होनी है ना, वो कौन करवाता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच। ठीक है, तो ये जो मेल्टिंग होगी उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में हमारा लास्ट यहाँ पे क्या आएगा? एच। तो ये जो हमारा ऑर्डर होगा ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनिशिएशन जो फैक्टर्स होंगे, तो वो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, कई बार हमारे क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर सीक्वेंस ही पूछते हैं कि हमारा कौन सा यहाँ पे पहला प्रमोट फैक्टर आएगा, देन उसके बाद कौन सा फैक्टर आता है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन मिल सकता है। देन उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोमोटर एस्केपिंग इन यूकारियोट्स। तो अभी तक हमने देखा था कि जो हमारे यहाँ पे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बने थे, तो वो क्या करवा रहे थे? जो हमारा डीएनए था उसकी मेल्टिंग करवा रहे थे, और मेल्टिंग होने के बाद क्या होता है कि हमारी जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाती है। ठीक है, और इनिशिएट होने से पहले क्या करेगा? जो हमारा यहाँ पे पॉलीमरेज होगा वो प्रमोटर साइट को लीव करेगा। ठीक है, और उसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था? प्रमोटर एस्केपिंग। तो अगर हम यहाँ पे प्रमोटर एस्केपिंग की बात करें तो इन यूकारियोट्स प्रोमोटर एस्केप इन्वॉल्व्स टू स्टेप। जो हमारा यहाँ पे यूकारियोट्स होते हैं उसके अंदर जो हमारा प्रोमोटर एस्केपिंग होगी वो हमारी दो स्टेप्स की होगी। पहला हमारे यहाँ पे क्या होता है? वन इज द एटीपी हाइड्रोलिसिस एंड अदर इज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द पॉलीमरेज। द लार्ज सबयूनिट ऑफ पॉलीमरेज 2 हैज ए कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन CTD which is referred as to the tail। अब जो हमारा यहाँ पे पॉलीमरेज 2 होता है ना, उसकी हमारी एक लार्ज सब यूनिट होगी जिसके अंदर में क्या मिलता है? कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन। ठीक है, जिसको कि हम टेल भी बोलते हैं। ठीक है, दिस CTD कंटेन्स द रिपीट ऑफ हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस टायरोसिन सीरिन प्रोलिन थ्रियोनिन सीरिन प्रोलिन सीरिन। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे हमने बताया ना कि जो हमारी लार्ज सब यूनिट होती है पॉलीमरेज 2 की, उसके पास क्या होती है? CTD डोमेन हो गया। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे CTD डोमेन होता है वो क्या होता है? उसके अंदर हमारा एक हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस मिलेगा। वो हमारा क्या होगा? टायरोसिन सीरिन प्रोलिन थ्रियोनिन सीरिन प्रोलिन और सीरिन। ठीक है, अब जो हमारा ये अलग अलग टाइप के हमारे जो सीक्वेंस है ना, इनके हमारे मल्टीपल रिपीट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इनकी यहाँ पे क्या होती है? फॉस्फोराइलेशन होगी, और फॉस्फोराइलेशन से हमारे यहाँ पे जो प्रोमोटर एस्केपिंग है उसको इनहेंस करेगा। Each repeat contains site for phosphorylation by specific kinase, including one that is a subunit of transcription factor H। अब हमने क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस होते हैं उसके में मल्टीपल रिपीट्स देखने को मिलते हैं, और जो ये हमारे मल्टीपल रिपीट्स होते हैं ना, वो हमारे पर्टिकुलर काइनेज से क्या होंगे? फॉस्फोराइलेट होंगे, और उसी के हिसाब से हमारी जो अलग अलग प्रोसेस है ना वो भी हमारी इंप्रूव या फिर इनिशिएट होती है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे प्रोमोटर एस्केपिंग में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारा जो ये हेप्टापेप्टाइड है ना, इसके अंदर हमारा एक अमीनो एसिड क्या होगा? फॉस्फोराइलेट होगा, और जिससे हमारी जो प्रोमोटर एस्केपिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आगे हमने बताया है, व्हेन पॉलीमरेज 2 बाइंड्स टू द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंटेन्स लार्जली अनफॉस्फोराइलेटेड टेल्स इन द इलोंगेशन फेज इट हैज मल्टीपल फॉस्फोराइलेटिंग ग्रुप ऑफ इट्स टेल। अब जो हमारा यहाँ पे पॉलीमरेज 2 था, जब वो हमारा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स यानी कि जब हमारा ये आके बाइंड करता है डीएनए के अंदर, तो क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस है वो हमारे अनफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में मिलेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी इलोंगेशन फेज आएंगे तो ये हमारे जो अमीनो एसिड्स है वो क्या हो जाएंगे? फॉस्फोराइलेटेड हो जाएंगे। उसके बाद फॉस्फोराइलेशन ऑफ पॉलीमरेज टेल सेट मोस्ट ऑफ द जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यूज्ड फॉर इनिशिएशन एंड लीव्स बिहाइंड एज इट एस्केप द प्रमोटर। अब जो यहाँ पे हमारी टेल हमने बताई है ना, पॉलीमरेज टेल होती है, उसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगी तो हमारा यहाँ पे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं जो कि हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनिशिएट कराने में काम आ रहे थे, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? शेड ऑफ हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और जैसे ही वो रिमूव होंगे तो वो हमारे जहाँ पे प्रोमोटर साइट है जो कि पॉलीमरेज के साथ बाइंड होकर रख रखी है, वो क्या हो जाती है? वहां पे ब्रेक हो जाएगी, जिससे कि हमारा जो पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो वहां से एस्केप हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें, ये पॉलीमरेज जो हमारा एंजाइम होता है उसकी CTD टेल है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने जैसे बताया ना कि हमारा एक हेप्टापेप्टाइड का सीक्वेंस होता है, तो ये हमारा क्या हो गया? हेप्टापेप्टाइड का सीक्वेंस हो गया। अब इसकी जो फॉस्फोराइलेशन होती है उसके बेस पे हमारी अलग अलग स्टेज इनिशिएट होती है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो पहला यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर हमारा एक भी अमीनो एसिड फॉस्फोराइलेट नहीं है। तो हमने बताया था ना कि हमारा जब एक भी यहाँ पे फॉस्फोराइलेट नहीं होगा तो वो हमारा कौन सी स्टेज में होगा? प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के अंदर। देन उसके बाद जब यहाँ पे 5th पोजीशन के ऊपर सीरिन की फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, तो वो हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है? प्रमोटर एस्केपिंग को। यानी कि जैसे हमारा यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगा हमारी प्रमोटर एस्केपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और फर्दर वो किसको रिक्रूट करती है? वो हमारी कैपिंग प्रोसेस को भी इनिशिएट करवाने में काम आएगी। ठीक है, अब देखेंगे आगे हम कि हमारी जो कैपिंग होती है, फिर हमारी एक आगे पॉलीएडिनाइजेशन प्रोसेस भी आएगी, वो हमारी क्या होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि फॉस्फोराइलेशन हो जाती है यहाँ पे सीरिन की 2nd पोजीशन के ऊपर, तो क्या होगा? वो हमारी इलोंगेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा किसको रिक्रूट करता है? स्प्लाइसिंग प्रोसेस को।
अब जो हमारा यहाँ पे 5th पोजीशन के ऊपर जब फॉस्फोराइलेशन हुई थी तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया था, प्रोमोटर स्केप हो गया था, यानी कि हमारा इलोंगेशन फेज है वो स्टार्ट हो गया था। अब जब यहाँ पे इलोंगेशन प्रोसेस चल रही है तो उसके दौरान क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे सीरीन 2nd पोजीशन के ऊपर है वो हमारा फॉस्फोराइलेट हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद और हमारे कुछ एलिमेंट रहते हैं जो कि हमारे इनिशिएशन करवाने में काम आते हैं। तो वे क्या होते हैं, इन द इन विवो कंडीशन एडिशनल ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन्स द मेडिएटर कॉम्प्लेक्स एंड न्यूक्लियोसोम मॉडिफाइंग एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। जब हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन हो रही थी तो वहां पे हमारे कुछ एडिशनल ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन्स की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारा मीडिएटर कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर हमारा न्यूक्लियोसोम मॉडिफाइंग एंजाइम्स हो गए, उनकी भी यहाँ पे जरूरत रहती है। ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन कॉल्ड एक्टिवेटर्स हेल्प रिक्रूट पॉलीमरेज टू द प्रोमोटर स्टेबलाइजिंग इट्स बाइंडिंग। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ना कि हमारे यहाँ पे एक्टिवेटर्स है वो क्या कर रहे हैं, जो हमारा मेडिएटर कॉम्प्लेक्स है या फिर जो हमारे यहाँ पे डीएनए है उसको पॉलीमरेज के साथ बाइंडिंग करवाने की या फिर उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में काम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं, जैसे हमारा मीडिएटर कॉम्प्लेक्स हो गया, क्रोमेटिन रिमॉडलिंग हो गया, या फिर हमारे एचटी हो गई। ये हमारे क्या करते हैं, जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चल रही है ना उसको और भी ज्यादा एफिशिएंट या फिर इंप्रूव करने के अंदर काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन की, अभी तक तो हमने देखा था ना वो तो उसमें हम क्या कर रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टार्ट करवा रहे थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन की। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑन प्रोमोटर स्केपिंग ट्रांसक्रिप्शन एंटर इनटू द इलोंगेशन फेज। जैसे यहाँ पे हमारी प्रोमोटर स्केपिंग होगी तो उससे क्या हो जाएगा, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो किस फेज के अंदर एंटर करेगा, इलोंगेशन फेज के अंदर। In this phase, polymerase II enzyme set most of the initiation factor in the place of initiation factor. Another set of factor it's recruited called elongation factor and RNA processing factors. अब जैसे ही हमारा यहाँ पे प्रोमोटर स्कैपिंग होगा, जैसे कि ये हमारा डीएनए हो गया, अब यहाँ पे हमारा जो पोलिमरेज एंजाइम है और ये हमारी यहाँ पे एक प्रोमोटर साइट है, तो ये इसको जैसे यहाँ पे स्केप करेगी तो उससे क्या होगा, जैसे कि ये हमारा स्केप करके ये आगे चला गया। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये हमारे जो इनिशिएटर फैक्टर थे जो कि यहाँ पे इसको प्रोसेस को इनिशिएट करवाने में काम आ रहे थे वो हमारे यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और उनकी जगह कौन से आ जाते हैं, हमारे कुछ हमारे इलोंगेशन फैक्टर या फिर आरएनए प्रोसेसिंग फैक्टर्स यहाँ पे बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये फैक्टर्स होते हैं, इलोंगेशन फैक्टर होते हैं, उसके हमारे एग्जांपल कौन कौन से हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एस, एसपीटी5, इलोंगिन, ईएलएल। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फॉस्फोराइलेशन ऑफ सीटीडी लीड्स टू द एक्सचेंज ऑफ इनिशिएटर फैक्टर फॉर दोज फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द इलोंगेशन एंड आरएनए प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे हमारा क्या था कि जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पे ऑलरेडी बाइंड थे जो कि हमारे प्रोसेस को इनिशिएट करवाने में काम आ रहे थे, तो हमारी जो ये पॉलीमरेज एंजाइम होती है ना उसकी सीटी डिटेल होगी और जैसे यहाँ पे सीटी डिटेल होती है उसकी फॉस्फोराइलेशन होगी और फॉस्फोराइलेशन से क्या होगा, यहाँ पे हमारा प्रोमोटर स्केप भी हो जाएगा और जो यहाँ पे हमारे इनिशिएटर के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड थे वो हमारे यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं और उनकी जगह हमारे दूसरे अलग अलग फैक्टर यहाँ पे यूज हो जाते हैं या फिर वे जाके हमारे यहाँ पे जो पॉलीमरेज एंजाइम होगा उसके साथ बाइंड कर लेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे एग्जांपल हमने बताया ना कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एस हो गया, एसपीटी5 हो गया, ये हमारे अलग अलग फैक्टर हैं जो कि हमारा जब यहाँ से जो इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थे वो रिमूव होंगे और उनकी जगह यहाँ पे हमारे जो दूसरे इलोंगेशन फैक्टर है वो यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। इधर इलोंगेशन फैक्टर कॉल्ड काइनेज पीटीएफबी व्हिच इज रिक्रूट टू द पॉलीमरेज बाय ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर। अब जो हमारे ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स होते हैं ना वो हमारे किसको रिक्रूट करते हैं, एक हमारा काइनेज होता है पीटीएफबी। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है, इट स्टिमुलेट द ट्रांसक्रिप्शन इन 3 वेज। जो हमारा यहाँ पे पीटीएफ है ना ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को 3 तरीके से स्टिमुलेट करता है। तो पहला हमारा यहाँ पे क्या है, इट फॉस्फोराइलेट द serine residue at the position 2 of the CTD repeats which is linked to the elongation। अब जैसे कि हमने यहाँ पे पीछे बताया था ना कि हमारा जब सेकंड पोजीशन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन होगा तो वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलोंगेशन प्रोसेस को। ठीक है, तो ये हमारा कौन करवाता है, इसकी जो हमारी फॉस्फोराइलेशन होगी वो हमारा करवाता है यहाँ पे पीटीएफबी। दूसरा इसका क्या फंक्शन होता है, इट फॉस्फोराइलेट एंड एक्टिवेट्स प्रोटीन एसपीटी5 which is itself an elongation factor। अब ये जो हमारा यहाँ पे elongation factor है ना पीटीएफबी, ये क्या करता है, जो हमारे दूसरे elongation factor है ना उनको भी फॉस्फोराइलेट करके एक्टिवेट कर देता है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या फंक्शन होता है, इट रिक्रूट अनदर elongation factor कॉल्ड TATSF1। अब ये हमारा क्या करता है, जो पीटीएफ था वो खुद तो यहाँ पे हमारा क्या था, एक elongation factor था ही, ये हमारा दूसरे elongation factor को भी यहाँ पे रिक्रूट करता है। और जो हमारा यहाँ पे पीटीएफ है ना वो हमारा काइनेज टाइप का होता है। काइनेज हमारे क्या करते हैं, जो भी हमारे दूसरे एंजाइम होंगे उनको फॉस्फोराइलेट करवाने में काम आते हैं।
ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे अगर फंक्शंस को भी देखें पीटीएफ के, तो यहाँ पे हमने पहले उसके लिए क्या बताया कि उन्होंने पहले जो हमारा सीरीन है या फिर हमारे जो एंजाइम्स है उनको फॉस्फोराइलेट करते हैं। ठीक है, तीनों हमारे जो फंक्शन होंगे उनके अंदर हमने यही बताया ना, फॉस्फोराइलेट करेंगे, दूसरे में भी यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगी और तीसरे के अंदर भी यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होती है। देन उसके बाद spt5 जो कि हमारा एक इलोंगेशन फैक्टर है ना, वो क्या होता है, spt5 इज कंपेरेबल टू द बैक्टीरियल इलोंगेशन फैक्टर NUSG। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर S does not stimulate elongation but enhance the overall rate of elongation। जो हमारा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर S होता है वो हमारे इलोंगेशन प्रोसेस को तो स्टिमुलेट नहीं करता, लेकिन जो हमारे यहाँ पे इलोंगेशन प्रोसेस के रेट चल रहे हैं उसको इनहेंस कर देता है। देन उसके बाद आफ्टर कंप्लीट RNA सिंथेसिस यूकारियोट्स यूज टोरपेडो मॉडल ऑफ टर्मिनेशन। अब जैसे हमारी यहाँ पे जीन की सिंथेसिस कंप्लीट होगी तो वहां पे हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसकी टर्मिनेशन हो जाएगी, और वो हमारा किस मॉडलिंग के थ्रू होती है, वो होता है हमारा टोरपेडो मॉडल ऑफ टर्मिनेशन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।